नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 23 मई 2026 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज सैटरडे है और 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज का हमारा है, रुपये की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में काफी कम हो रही है, आपको पता है। अब देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि रुपये को ना फ्री फॉल में छोड़ दो, मतलब मार्केट पे छोड़ दो और रुपये जो अपनी वैल्यू है अपने आप से डिसाइड कर लेगा कि भाई मेरी वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले में कितनी है। लेकिन दूसरे टाइप के एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आरबीआई प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो, आरबीआई रुपये को इतना एक लेवल से ज्यादा गिरने से रोको भाई, वो तो पाताल लोक में चला जाएगा, उसे रोको। तो दो एक्सपर्ट्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हम डिस्कस करेंगे दोनों। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी जो हेल्थ है ना वो एग्रीकल्चर की प्रायोरिटीज में होनी चाहिए। आज देश में अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तो उनका प्रिवेंशन किया जा सकता है अगर हम एग्रीकल्चर को ढंग से यूज करें तो। यह भी अच्छा आर्टिकल है। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आरएनडी से संबंधित। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में आरएनडी को लेकर क्या सिचुएशन है, कैसे इंप्रूव की जा सकती है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शुड द रुपी बी लेफ्ट टू डेप्रिशिएट, मतलब क्या रुपी को डेप्रिशिएट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, मतलब कितने रुपए में आप $1 परचेज कर सकते हो, यह मतलब होता है एक्सचेंज रेट का। करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन देखो ये है, एक्सचेंज रेट जो है मतलब रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है बहुत ज्यादा। अब तो 97 पर यूएस डॉलर पहुंच गई है और बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज आरबीआई से हाथ जोड़ के विनती है, इसे रोको, इसे स्टेबल करो, मत गिरने दो। अभी देखो रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में क्यों गिर रही है, सीधी सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में क्या है, ब्लॉकेड है, जिसकी वजह से हम तेल महंगा परचेज कर रहे हैं, तेल कम आ रहा है और 85% जो हमारी ऑयल की पूर्ति है वो तो इंपोर्ट से होती है, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से ना तेल महंगा हो गया है और तेल महंगा होने की वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है। मतलब हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं उतना ही तेल इंपोर्ट करने के लिए। अब ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं मतलब डॉलर की डिमांड ज़्यादा, और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा रीजन है एक्सटर्नल इन्फ्लेशन। दो रीजंस हैं, पहला राइजिंग ऑयल प्राइसेस जिससे हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, इंपोर्ट का बिल बढ़ गया तो ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़े। दूसरा है एक्सटर्नल इन्फ्लेशन। देखो हम दूसरे देशों से दूसरी चीजें भी इंपोर्ट करते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह है, लेकिन वहां पे महंगाई है, जिन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं वहां पे महंगाई है, तो महंगाई की वजह से वो तो अपने रेट पे हमें चीजें बेचेंगे ना, यानी महंगे रेट पे हमें चीजें बेच रहे हैं, महंगे रेट पे हमें चीजें बेच रहे हैं तो वही बात, हमारा इंपोर्ट का बिल ज्यादा, डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे यानी डॉलर की डिमांड ज्यादा, डॉलर का प्राइस ज्यादा। तो दो रीजन है जिसकी वजह से डॉलर बढ़ रहे हैं, डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है। हालांकि बाद में एक ट्विस्ट भी आता है। तो नेट नेट इसका इफेक्ट देखो ये होता है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा, रुपये कमजोर क्योंकि रुपये की डिमांड कम, और ये एक प्रकार से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, मतलब बाहर के देशों में इन्फ्लेशन है और जिसका नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। अब देखो एक तरह के एक्सपर्ट ये कहते हैं, गीता गोपीनाथ जैसे, कि आरबीआई को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, फ्री मार्केट में छोड़ दो और रुपये जो अपनी वैल्यू है वो अपने आप डिस्कवर कर लेगा। मतलब कहीं तो आके रुकेगा ना, रुपये लगातार गिर रहा है, कहीं तो रुकेगा ना, अपने आप रुकेगा, वो बेस्ट है। और इकोनॉमिस्ट ना इसके पीछे लॉजिक भी देते हैं। लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी देखो डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर कम है, तो इस वजह से रुपये जो है कमजोर हो रहा है। अब इसका एक इंपैक्ट क्या होता है, रुपये मान लो डॉलर के मुकाबले में कमजोर है तो अमेरिका के लोग हमसे ज्यादा सामान परचेज कर पा रहे हैं। कैसे, मान लो पहले $1 = 80 रुपीज था और $1 में 80 पेन यूएसए के लोग इंडिया से परचेज कर पा रहे थे। अब मान लो $1 = 97 रुपीज हो गया, तो अब 97 पेन वो इंडिया से परचेज कर पा रहे हैं।
तो मतलब रुपये की वैल्यू कमजोर होती है तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट जो है वो कम होता है। इंपोर्ट कम क्यों होता है? मान लो हम पहले यूएसए से कोई चीज परचेज कर रहे थे, कोई भी मान लो एप्पल का फोन, मान लो एप्पल का फोन मान लो। आप बोलोगे सर इंडिया में बनते हैं, अरे मान लो यार, समझ गए, आईपैड मान लो, कुछ और मान लो। तो पहले हम वो 10,000 का परचेज कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू कमजोर हो गई, तो सेम आपको एप्पल का फोन या फिर आईपैड जो भी आपने परचेज किया है वो 10,000 के बजाय 12,000 में पड़ेगा, 13,000 में पड़ेगा। यानी रुपए की वैल्यू जब गिरती है तो एक्सपोर्ट तो बढ़ता है, पेन वाला एग्जांपल मैंने दिया, जबकि इंपोर्ट घटता है, इंपोर्ट घटता है, क्योंकि पहले 10,000 में आप फोन परचेज कर पा रहे थे, अब रुपए की वैल्यू कम हो गई तो आप 13,000 में कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इंपोर्ट नहीं करोगे। बहुत सारे लोग तो हाथ जोड़ देंगे, भाई हमें नहीं चाहिए इतना महंगा, हाथ जोड़ देंगे, यानी इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो गीता गोपीनाथ कहती हैं रुपये को अपने हाल पे आप छोड़ोगे ना तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। लेकिन मान लो इसी बीच आरबीआई ने इंटरवेंशन कर दिया और रुपये की वैल्यू को स्टेबल रख दिया, तो फिर भाई वो एक्सपोर्ट बढ़ने वाली बात और इंपोर्ट कम करने वाली बात वो लागू ही नहीं होगी, क्योंकि मान लो आरबीआई ने इंटरवेंशन करके, अब कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे सर आरबीआई इंटरवेंशन करता कैसा है? आरबीआई इंटरवेंशन देखो ऐसे करता है, आरबीआई के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, उस फॉरेक्स रिजर्व की टोकरी में से कुछ डॉलर बाहर निकालेगा, पुराने गले गले नोट, और वो मार्केट में डाल देगा। लो भाई डॉलर ज्यादा मार्केट में, और डॉलर की जो डिमांड है थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने अपनी पोटरी से पुराने नोट जो है अरे सही में पुराने नहीं, मजाक कर रहा हूं, बिगनर बच्चों को कई बार मजाक समझ में नहीं आता मतलब कहीं वो क्वेश्चन पूछ लें, क्या सर पुराने नोट क्यों, नए नोट क्यों नहीं? अरे कोई भी नोट यार तो मतलब आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से नोट निकालेगा और मार्केट में डाल देगा। मार्केट में डाल देगा मतलब डॉलर ज्यादा, यानी डॉलर की पहले जो डिमांड हाई थी जिसकी वजह से रेट बढ़े थे, अब डिमांड हाई नहीं है, अब रेट नीचे आ जाएंगे। ऐसे आरबीआई इंटरवेंशन कर सकता है। तो गीता गोपीनाथ ये कहती हैं कि अगर आरबीआई इंटरवेंशन कर दे तो भाई फिर वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा इंडिया का, और इंपोर्ट जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई ने रुपए की वैल्यू स्टेबल कर दी तो लोग परचेज करते जाएंगे, इंपोर्ट कम ही नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या? फिर रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी और गिर जाएगी। मेन कारण तो ये था ना रुपए की वैल्यू गिरने का, कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, लेकिन वैल्यू गिर गई तो अपने आप उससे फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। लेकिन आरबीआई बीच बचाव कर लेगा तो फिर इंपोर्ट उतना ही रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, और एक्सपोर्ट कम ही रहेगा, तो यानी रुपए की वैल्यू बल्कि और गिरेगी। पॉइंट समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ गए? इसलिए गीता गोपीनाथ जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं भाई अपने हाल पे छोड़ दो रुपये को, अपनी वैल्यू वो खुद डिस्कवर कर लेगा, और रुपये की वैल्यू गिरने से बल्कि होगा क्या, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, और रुपये की वैल्यू अपने आप स्टेबल हो जाएगी। लेकिन आरबीआई बीच बचाव करेगा तो रुपये की वैल्यू स्टेबल नहीं होगी बल्कि वो और गिर जाएगा। लेकिन देखो दूसरे तरह के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं गीता गोपीनाथ की थ्योरी ना ये तब लागू होती है जब रुपये बहुत कम हो गया हो लेकिन स्टेबल है, कि मान लो 95 पे वो स्टेबल हो गया, 90 पे वो स्टेबल हो गया, लेकिन भाई स्टेबल भी तो नहीं हो रहा है, रुपये लगातार एक एक करके नीचे जाता जा रहा है, फॉलिंग रुपये है। रुपये की वैल्यू को कमजोर होना एक चीज है कि 90 पे टिक गया, वो टिक भी तो नहीं रहा है, लगातार नीचे जा ही रहा है। अब जब रुपये लगातार नीचे जाता है ना, क्या होगा, जैसे 95, 96, 97, अब अमेरिका का वो बंदा डेविड जो इंडिया के पेन परचेज कर रहा था ना, वो सोचेगा यार आज $1 में 97 पेन आ रहे हैं, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये इंडिया का रुपये और कमजोर होगा और कल को रुपये की वैल्यू 101, 102, 110 भी जाएगी, तो मैं अभी वेट करता हूं जब रुपये की वैल्यू 110 चली जाएगी ना, तब मैं इंडिया से पेन मंगवाऊंगा। तो डेविड ये सोचने लग गया, तो उसने इंडिया से इंपोर्ट नहीं किया, ये सोच के कि रुपये की वैल्यू और गिरेगी, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। समझ गए? और दूसरा, इंडिया के जो इंपोर्टर है ना, इंडिया के इंपोर्टर वो पहले से ही
उनको पता है रुपी जो है वो और ज़्यादा गिरेगा, तो वो पहले से डॉलर परचेज कर लेते हैं ये सोच के कि भाई रुपी तो और गिरेगा, डॉलर आज ही खरीद लेते हैं कम रेट पे। तो इंपोर्टर पहले से डॉलर खरीद रहे हैं ये सोच के कि रुपी की वैल्यू तो और गिरेगी, आज हम डॉलर परचेज कर लेते हैं तो कल को काम ही आएगा। तो जब वो ये सोच के डॉलर परचेज कर लेते हैं तो डॉलर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, डॉलर की और ज़्यादा कमी हो जाती है और डॉलर के रेट जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मतलब रुपी की वैल्यू और गिर जाती है। समझ गए? तो ये दूसरे टाइप के एक्सपर्ट्स कहते हैं, गीता गोपीनाथ की बात को काटते हुए कहते हैं कि समझो, अगर मार्केट पे छोड़ देंगे ना तो रुपी अपनी वैल्यू डिस्कवर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये फॉलिंग रुपी है, गिरता हुआ रुपी है, गिरता हुआ रुपी है, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। एक्सपोर्टर सोचेंगे और गिरने दो, और गिरने दो, तब जाके हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए आवश्यकता यह है कि आरबीआई अभी रुपी को कम से कम स्टेबल कर दे, कम पे ही कर दे, 97 पे कर दे कोई बात नहीं, लेकिन स्टेबल तो कर दे। स्टेबल करेगी आरबीआई तभी देखो एक्सपोर्टर इंडिया से परचेज करेंगे और जो इंपोर्टर हैं वो डॉलर नहीं परचेज करेंगे, तभी तो मार्केट में फिर डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी ना, स्टेबल हो जाएगा रुपी। तो ये दो तरह के एक्सपर्ट्स के बीच में टकराव है। फिर देखो राइटर एक बात बोलते हैं कि पहले दो फैक्टर जो मैंने आपको बताया ना कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से रुपए की वैल्यू जो है वो कमजोर हो रही है और दूसरे देशों में महंगाई है, राइटर बोलते हैं वो बड़े रीजन नहीं है। मेजर जो रीजन है रुपए की घटती वैल्यू का वो है एफआईआई का इंडिया से पैसे निकालना। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना भाई, ये इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, इनको पता है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न मिलेंगे तो पैसा लगाएंगे। अब क्या है, यूएसए में ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई है 5%, तो उन्हें यह लगता है कि जब यूएसए में बैंक इतना बढ़िया इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो इंडिया जैसी रिस्की मार्केट में हम क्यों पैसा लगाएं, तो वो अपना पैसा बाल्टी भर भर के ले जा रहे हैं इंडिया से बाहर, वो अपना पैसा यानी डॉलर बाहर ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, डॉलर बाहर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब डॉलर की मांग जो है वो बढ़ रही है और डॉलर की कमी है, इस वजह से डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। अब मान लो आरबीआई ने इंटरवेंशन कर भी दिया, मान लो आरबीआई ने अपनी पोट्री से, अपनी अटैची से कुछ डॉलर निकाले और मार्केट में भेज दिए ताकि डॉलर की डिमांड कम हो। मान लो और ज्यादा एफआईआई अपना पैसा निकाल के ले गई, जितना आरबीआई ने पैसा डाला मार्केट में उससे ज्यादा एफआईआई अपना पैसा निकाल के ले गए, तो आरबीआई का स्टेप तो पूरी तरह से वेस्ट हो गया ना। आरबीआई के स्टेप की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जितना डॉलर उन्होंने डाला उससे ज्यादा तो एफआईआई वाले निकाल के ले गए इंडिया से, तो आरबीआई का स्टेप फेल हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी एक रीजन है। इसका सॉल्यूशन देखो ये है कि ना, और एक खतरा ये भी है कि आरबीआई बार बार अपनी अटैची से निकाल के, फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के डॉलर मार्केट में डालेगा ना, तो फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाएगा। फिर फॉरेक्स रिजर्व खाली तो हमारे देश में जैसा 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे ना, वैसे क्राइसिस आने का खतरा रहेगा। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं कई बार देखो एक ना कमिटमेंट भी बहुत होता है। जैसे जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक बात बोली कि बस इनफ इज इनफ, अब हम हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में और नहीं गिरने देंगे। जैसा ही उन्होंने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया ना, तो उनकी करेंसी की वैल्यू रुपये के मुकाबले में बढ़ गई। हालांकि बाद में उन्होंने स्टेप भी लिए। तो एक सरकार की कमिटमेंट और विल ही काफी होती है रुपये को स्टेबल रखने के लिए, सरकार को वो विल दिखाना पड़ेगा। और फ्यूचर में देखो एफडीआई पे ज्यादा फोकस करना होगा बजाय एफआईआई के। एफडीआई जब आती है ना, तब मान लो बाहर से डेविड है, यूएसए में बैठा है, वो एफडीआई लेके आएगा, तो यहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी, वो पैसा उतना जल्दी छोड़ के नहीं जाता देश को। लेकिन एफआईआई वाला पैसा यानी स्टॉक मार्केट वाला पैसा, वो तो बहुत वोलेटाइल होता है, हॉट मनी होता है, वो तुरंत के तुरंत भाग जाता है। तो हमें एफडीआई पे फोकस करना होगा, ना कि एफआईआई पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये 2022 में प्रीलिम का क्वेश्चन पूछा था जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये 13 का क्वेश्चन है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना है। फिर ये मेंस के क्वेश्चन है जहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यू रुपये की, और 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आज के आर्टिकल के पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं फ्रंट लोडिंग ऑफ इंपोर्ट, स्पेकुलेटिव कैपिटल फ्लाइट,
अब अगला आर्टिकल जो है, वाई एग्रीकल्चर मस्ट अलाइन विद हेल्थ नीड्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट में पानी पी के। कल प्रीलिम का पेपर है ना कल है प्री का एग्जाम, कल संडे है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारा सपना है 2047 से पहले हमें हमारे देश को विकसित भारत बनाना है। अब देखो, विकसित भारत तो तभी बनेगा ना जब हमारी वर्क फोर्स हेल्दी होगी। अब मान लो मोटे मोटे पेट निकले हुए हैं, चर्बी है, ऐसी वर्क फोर्स होगी तो देश कैसे विकसित बनेगा, है ना। तो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा उम्र जिए लोग, लेकिन हेल्दी होनी चाहिए लाइफ। ऐसा नहीं कि 50 के बाद बस बेड पकड़ लिया, फिर वैसी लाइफ का क्या फायदा, समझ रहे हो। तो राइटर बोलते हैं हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए एक चीज चाहिए, पर्याप्त न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इनपुट है हेल्दी लाइफ के लिए, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलना बॉडी को जरूरी है। अगर देखो न्यूट्रिशन खराब मिलता है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, और इंडिया 2047 में जो भारत को विकसित भारत बनाना है वो टारगेट मिस कर देगा। अमृता सेन ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, जो आप ऐसे में यूज करो, आंसर्स में यूज करो। हेल्थ और एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के दो फंडामेंटल इंजन हैं। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करनी है ना तो हेल्थ पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, समझ गए। अभी हम जीडीपी के नंबर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए लाइफ कोर्स अप्रोच पे, क्योंकि देखो न्यूट्रिशन जो है वो एक चैन रिएक्शन होता है। चैन रिएक्शन कैसे? अब मान लो जब बच्ची छोटी थी, गर्ल चाइल्ड 0 से 6 साल की उम्र में, उस बच्ची ने मान लो अच्छा न्यूट्रिशन लिया, तो जब वो बच्ची किशोर अवस्था में आएगी तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। उसी प्रकार से कॉलेज लाइफ में अगर एक लड़की ने अच्छा न्यूट्रिशन लिया तो फिर देखो जब वो मदर बनेगी तो वो जो बच्चा पैदा करेंगी वो हेल्दी होगा। आज आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसका असर फ्यूचर में पड़ता है, समझ रहे हो। अब यहां पे ना राइटर बोलते हैं डीएनए जो है वो देखो बॉडी का हार्डवेयर है, और एपिजेनेटिक्स ये है बॉडी का सॉफ्टवेयर। अब जैसे राइटर एक बात बोलते हैं, एपिजेनेटिक्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे देखो एक प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन जो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रही है ना, उससे आने वाली जनरेशन्स की हेल्थ शेप होगी। कैसे? क्योंकि देखो आज मान लो प्रेग्नेंट वुमन ने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं कंज्यूम किया, तो जो बच्चा पैदा होगा ना 30 साल की उम्र में, उस बच्चे को फिर बीमारियां होना स्टार्ट हो सकती हैं 30 साल के बाद, जैसे डायबिटीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वो सब हो सकते हैं अगर प्रेग्नेंट वुमन ने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं कंज्यूम किया तो। समझ गए? ये एग्जांपल यहां पे दे रखा है, देखो। तो आपकी जो फूड चॉइसेस है ना, आज क्या फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, इससे आपकी अगली जनरेशन की जो हेल्थ है वो डिसाइड होगी। राइटर बोलते हैं देखो 1947 से लेके 2000 तक ना किन चीजों पे फोकस किया गया? महिलाओं में और बच्चों में एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती थी महिलाओं में और बच्चों में, आयोडीन की कमी और आयरन की कमी, जिंक की कमी। फिर इन सब की कमी की भरपाई करने के लिए ना महिलाओं और बच्चों में सप्लीमेंट्री प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, फोलिक एसिड्स की गोली दी जाती है, सब। और देखो, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में ना जो कैलोरीज इनटेक है ना उस पे ज्यादा फोकस हो गया और न्यूट्रिशन पे थोड़ा फोकस कम हो गया। अब आजकल एक नया दुश्मन पैदा हो गया है, ओवरवेट एंड ओबिसिटी, यानी मोटापा, जो अर्बन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और देखो ऐसा नहीं है कि जो मोटापा है ज्यादा खाने की वजह से है, नहीं, एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप ज्यादा खा रहे हो तो मोटापा हो जाएगा। गलत खाने की वजह से भी मोटापा होता है। आप गलत खा रहे हो तो भी आप मोटापे के शिकार हो सकते हो। अमीर लोग बार बार देसी घी और वो यूज कर रहे हैं तो मोटापा आ रहा है। गरीब लोग ऐसा तेल कंज्यूम कर रहे हैं जो 100 बार यूज हो चुका है, काला हो गया है, बिल्कुल खराब तेल है, उसकी वजह से भी मोटापा आ सकता है। वो गलत चीज है, समझ गए। और सिर्फ अमीरों को परेशान नहीं करता मोटापा, गरीबों को भी परेशान करता है, क्योंकि वो गलत खा लेते हैं, क्योंकि पैसे नहीं होते। तो आज के समय में देखो डाइट जो है वो काफी पुअर है।
डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, फिश। अब ये चीज़ें ना बहुत महंगी हैं, गरीब लोग तो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी फैट्स कहाँ से लेंगे गरीब लोग इन्हें? तो वो बेचारे मजबूरी में गलत खाना खाते हैं, इस वजह से वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है विसरल एडिपोसिटी। विसरल एडिपोसिटी, विसरल एडिपोसिटी मतलब देखो जो बेली फैट होता है ना, जो पेट के ऊपर जो फैट होता है, मेरा तो उतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है, कम करना पड़ेगा। बेली एडिपोसिटी ये टर्म कहती है कि देखो पेट के आस ऊपर जो फैट होता है ना भाई, ये सबसे खतरनाक फैट है। अब ये जो फैट होता है ना, ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है तो बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं, ये सब। ये देखो हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब का खतरा बढ़ जाता है बेली फैट की वजह से। फिर एक और चीज राइटर बोलते हैं, हमारी जो आंतड़ियां होती है ना, जो गट होता है, वहां पे ना ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। माइक्रोबायोम ये टर्म वहां पे भी आती है ना, इन्वायरमेंट में भी। लेकिन हमारी जो आंतड़ियां हैं, जो गट है, उसके अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनको माइक्रोबायोम कहते हैं। अब ये जो माइक्रोबायोम है ना, ये डाइटरी फाइबर कंज्यूम करते हैं। वो फाइबर जो हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती ना, वो डाइटरी फाइबर कंज्यूम कर लेते हैं ये गट वाले बैक्टीरिया। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जैसे देखो आटा है, अब आटा को मैदा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो डाइटरी फाइबर तो मर जाता है। डाइटरी फाइबर जब मर जाता है ना, तो भाई ये जो गट बैक्टीरिया है ये खाएगा क्या? खाएगा क्या? ये तो हैरान परेशान मरने लग जाता है ये बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये भाई सीधा लिंक करता है ब्रेन से, सीधा ब्रेन से भी लिंक करता है। कैसे? वेगस नर्व की सहायता से। ये गट बैक्टीरिया जो आजकल मर रहा है, ये सीधा ब्रेन से भी कनेक्ट करता है। अब ये ब्रेन को बोलता है, जब देखो इनको डाइटरी फाइबर मिलता रहता है ना, तो ये ब्रेन को बोलते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है भाई, नॉर्मल रहो, बढ़िया है, ठीक है, आराम से सब कुछ सही है। लेकिन जब गट बैक्टीरिया को डाइटरी फाइबर नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि खाना घटिया खा रहे हैं, डाइटरी फाइबर है ही नहीं, जो हम मैदा खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, उसमें डाइटरी फाइबर नहीं है, तो गट बैक्टीरिया कंज्यूम क्या करेगा? कंज्यूम नहीं करेगा तो वो मरने लगेगा, वो ब्रेन को फंक्शन नहीं, ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज पाएगा, और फिर जो ब्रेन है वो फिर इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें होने लगती हैं। समझ गए? यहां पे लिखा भी होगा, आगे है, ये देखो कहाँ गया वो, यहां पे देखो, हाँ। और एक चीज ये भी है, जब जब ये गट बैक्टीरिया को डाइटरी फाइबर मिल जाता है ना, तो भाई ये बदले में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये अच्छे से रेगुलेट करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये सब गट बैक्टीरिया करते हैं जब इन्हें डाइटरी फाइबर मिल जाता है। नहीं मिलता तो ये सब ये सारी चीजें ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और ब्रेन को सिग्नल जाएगा नहीं, तो वो फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, थकावट, ये सब होगी। तो गट बैक्टीरिया को डाइटरी फाइबर मिलना जरूरी है, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं उसमें डाइटरी फाइबर होता ही नहीं है। और डाइटरी फाइबर देखो तब आएगा जब डाइट में डाइवर्सिटी हो। डाइट में डाइवर्सिटी कब आएगी? डाइट में डाइवर्सिटी जब आएगी जब किसान अलग अलग फसल उगाएंगे। लेकिन एमएसपी सिस्टम के कारण किसान फसल उगाते हैं सिर्फ राइस, व्हीट, मोनोकल्चर ज्यादा हो रहा है, इस वजह से डाइट में डाइवर्सिटी नहीं है। और फसल जो किसान प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। कमी क्यों होती है आजकल? क्योंकि देखो सोइल की हेल्दी खराब है, सोइल के अंदर ही न्यूट्रिशन नहीं है, तो फसल में न्यूट्रिशन कैसा आएगा? और मान लो ऐसी जगह पे फसल प्रोड्यूस की गई है जहां पे पानी या तो मिलावट वाला है, कंटामिनेटेड है, या फिर पानी की कमी है, तो इसकी वजह से भी क्रॉप में जो न्यूट्रिशन है वो कम रह जाता है। मान लो सीड की क्वालिटी खराब है, सीड की क्वालिटी खराब है तो उसमें फिर न्यूट्रिशन खराब रहेगा। फिर क्लाइमेट चेंज, आजकल देखो CO2 का लेवल बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी क्रॉप की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना
वो कम हो रही है। तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रॉप की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो कमजोर हो रही है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब जैसे देखो, मान लो नमक है, फैक्ट्री में नमक प्रोड्यूस हुआ, फैक्ट्री में नमक प्रोड्यूस हुआ, उस नमक को टेबल पे रखा, टेबल पे उस नमक को रखा, सोल्ट को, और ऊपर से मान लो आयोडीन छिड़क दिया गया। तो ये क्या है? ये फूड फोर्टिफिकेशन है। ऐसे ही मान लो कोई और चीज है, उसको फैक्ट्री में विटामिन या फिर किसी मिनरल के साथ में या फिर कोई और बढ़िया सी चीज उसमें ऐड कर दी, तो उसे बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। समझ गए? एक्सटर्नली आप विटामिन या मिनरल ऐड कर रहे हो फैक्ट्री में, तो उसे फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे साल्ट में आयोडीन ऐड कर दिया, ऑयल में विटामिन ए ऐड कर दिया, ये सब। अब फूड फोर्टिफिकेशन वैसे तो देखो एक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है, एक तो रेट बढ़ जाता है, मार्केट फिर उस नए प्राइस पे चीज़ों को ले ना ले, गरीब लोग हैं कई बार नहीं अफोर्ड कर पाते। दूसरा, फैक्ट्री में एक्सटर्नली मिलाया जाता है ना, ऊपर से आयोडीन छिड़क दिया नमक के ऊपर, आयोडीन वाला नमक बन गया। हो सकता है कि वो ऊपर से छिड़का गया हो तो उतना अच्छे से मिला ही नहीं, वहीं पे रह गया आयोडीन, तो उतना मजा नहीं आता। लेकिन एक टर्म है बायो फोर्टिफिकेशन, ये ज्यादा बढ़िया है, ये अच्छी अप्रोच है बायो फोर्टिफिकेशन। ये अप्रोच कहती है कि मान लो आप सीड लेवल पे ही चेंज कर दो, बीज में ही आप ऐसे चेंज कर दो कि उस बीज की सहायता से जो क्रॉप पैदा हो, जो फसल पैदा हो, उसमें सारी न्यूट्रिशंस हों। तो ये बढ़िया चीज है कि आप सीड की वैरायटी चेंज कर दो, सीड का आप डीएनए चेंज कर दो, ताकि उस सीड से जो फसल पैदा हो वो अच्छी पैदा हो, जिसमें न्यूट्रिशंस हों। ये अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि फिर वो फसल जो पैदा होगी वो फोटोसिंथेसिस की सहायता से होगी, तो न्यूट्रिशन अपने आप ज्यादा होगा, अच्छे से मिला हुआ होगा। समझ गए? जैसे विटामिन ए कैरेट है, जो नॉर्मल कैरेट है सिर्फ ऑरेंज है, लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन वाली कैरेट ऑरेंज के साथ साथ उसमें विटामिन ए भी ज्यादा है, क्योंकि जिस सीड से गाजर पैदा हुई उस सीड का डीएनए चेंज कर दिया गया था, उसमें विटामिन ए ज्यादा डाल दिया गया था। तो ये एग्जाम्पल्स हैं बायो फोर्टिफिकेशन के, आयरन रिच बाजरा, जिंक व्हीट, ये सब। अब एक इनिशिएटिव है सेहत इनिशिएटिव, पूरा नाम है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोनों का इनिशिएटिव है मिला के सेहत। इसमें ये बोल रहे हैं कि हम दोनों ना कोलैबोरेशन करेंगे, ताकि ताकि देखो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की सहायता से ना लोगों की अच्छी हेल्थ जो है वो इंश्योर की जा सके। उसके लिए है ये सेहत इनिशिएटिव। 5 एक्शन एरियाज हैं सेहत इनिशिएटिव के। सबसे पहले बायो फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग को इंटीग्रेट करना, क्रॉप्स के साथ साथ पशुपालन, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करना। एग्री न्यूट्रिशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी एग्रीकल्चर में बढ़िया बढ़िया स्टेप लेके लोगों की अच्छी हेल्थ इंश्योर करना और उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचाना। नेक्स्ट है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच ये कहती है एनिमल्स, इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स, तीनों की जो हेल्थ है ना आपस में इंटीग्रेटेड है। आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ इंसानों की हेल्थ पे ध्यान दोगे, दोनों की खराब होगी तो अल्टीमेटली फिर इंसान की हेल्थ भी खराब हो जाएगी। आपको तीनों की हेल्थ एक साथ लेने की आवश्यकता है। फार्मर्स हेल्थ, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब वही हेल्दी नहीं होंगे तो वो कैसे बढ़िया फूड प्रोड्यूस करेंगे। फिर देखो, जेपी नड्डा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एड्रेस करने के लिए ना मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की आवश्यकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बचाने हैं तो प्रिवेंशन पे ध्यान देना होगा, अर्ली डिटेक्शन पे ध्यान देना होगा, सिर्फ इलाज पे नहीं। आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज वगैरह होने से रोको, तब ज्यादा फायदा है। फिर है हित भोजन और मिथ भोजन, ऋतु भोजन। हित भोजन मतलब बॉडी के लिए जो अच्छा है वो खाओ। फास्ट फूड जल्दी बन जाता है लेकिन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मत खाओ। कन्वीनियंस मत देखो, जो बॉडी के लिए अच्छा है वो खाओ। दूसरा है मिथ भोजन, जितनी क्वांटिटी में खाना है उतना खाओ, ऐसा नहीं एक बिरयानी की भूख है 5 बिरयानी खा गए। नेक्स्ट है ऋतु भोजन, मौसम के हिसाब से खाओ। सर्दी में आइसक्रीम मत खाओ, सर्दी में चाय पियो, गर्मी में आइसक्रीम खाओ। आप बोलोगे सर आप तो घटिया घटिया एडवाइस दे रहे हो, आइसक्रीम खाने के लिए बोल रहे हो, बिरयानी खाने के लिए बोल रहे हो। आप लोग मेच्योर हैं यार, मेरे खाने से थोड़ी ना आप लोग खाओगे।
आईएएस के एस्पायरेंट हो आप। वन हेल्थ अप्रोच तो मैंने बता ही दिया। इन्वायरमेंट, इन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, तीनों की जो हेल्थ है वो इंटीग्रेटेड है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। विसरल एडिपोसिटी, एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग, ये सब कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, देखो कितने आसान क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ये मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आरएनडी से संबंधित है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि ना नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है ना, कहां पे बिजनेस करना आसान है, वैसे ही ईज ऑफ डूइंग आरएनडी रिपोर्ट आई है, मतलब बिजनेस आरएनडी करना कितना आसान है। अब यहां पे ना एक टर्म है ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर सब मिला के कितना खर्चा हुआ है आरएनडी पर देश की जीडीपी का, वो होता है जीईआरडी। यानी सबने, सरकार ने, प्राइवेट सेक्टर ने मिलके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना परसेंटेज खर्चा किया है देश की जीडीपी का। ज्यादा जीईआरडी हो तो बढ़िया है, तो मतलब इनोवेशन ज्यादा आएगी, इनोवेशन ज्यादा आएगी तो हम नई नई चीजें बनेंगी हमारे देश में, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, देश की इकोनॉमी ग्रो होगी। लेकिन कम जीईआरडी है तो मतलब इनोवेशन कम हो रही है, मतलब हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। अब देखो वैसे तो पिछले 20 सालों में ना इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है जीडीपी के हिसाब से देखे तो, अब तो शायद 6th हो गई थी ना, 5th या 6th जो भी है। और लेकिन हमारा जीईआरडी जो है अभी भी 0.6 से लेके 0.7% है। बाकी सभी देशों का आप देखोगे, साउथ कोरिया का 5.3%, यूएसए का 3.4%, चाइना का 2.6%, इंडिया का सिर्फ 0.7%। और एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है, यूएसए में ना 70% जो खर्चा है ना वो किया जाता है आरएनडी पे वहां के प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, हमारे देश में 70% सरकार के द्वारा किया जाता है। तो एग्जैक्टली अपोजिट है हमारे देश में। आप पूछोगे सर प्राइवेट सेक्टर वाले क्यों नहीं इन्वेस्ट करते आरएनडी पर? इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है रिस्की है। 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया आरएनडी पे, कोई गारंटी नहीं है कि फायदा होगा, इसलिए इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी सेफ है, बाहर से टेक्नोलॉजी लाते हैं तो वो सेफ है। उनको लगता है कि हमारे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वैल्यू नहीं है, अगर इतना रिसर्च करके कोई चीज़ बना भी ली तो दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे, सरकार रोकती नहीं है। ये सब रीजंस है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं होता। उनको लगता है जेस्टेशन पीरियड भी बहुत है, 15-20 साल तक रिसर्च होगी तब जाके कुछ बनेगा, इतना इंतजार कौन करे। फिर देखो दूसरी प्रॉब्लम है, एक फंड बनाया गया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, बोला गया था ये जो फंड है ना ये आरएनडी के लिए फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। अब ये फंड जो है ये भी देखो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ना आईआईटी जैसे, उनको ज्यादा फंड देता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज को फंड देता ही नहीं है। आज के समय में देखो जो आईआईटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ना वहां पे तो वर्ल्ड क्लास के लैब्स हैं, ये हब एंड स्पोक होता है ना, जो भाई बीच वाला हब है ना आईआईटीज, वहां पे तो वर्ल्ड की बेस्ट लैब्स हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक इक्विपमेंट तक के खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये हाल है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं रिसर्च के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीएसआईआर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, ये साइलोज में काम करते हैं। साइलोज में मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी क्लीन एनर्जी पे रिसर्च करवा रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड भी करवा रहा है, और तीसरा ये जो सीएसआईआर है ये भी करवा रहा है। यानी एक ही चीज पे तीनों अलग अलग रिसर्च करवा रहे हैं और आपस में कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे। समझ रहे, ये दिक्कत है। फिर है ग्रांट डिले, ग्रांट में बहुत डिले होता है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं साइंटिस्ट को ग्रांट मिलने में। बैंकिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यूज इट और लूज इट, एक साल में जितना यूज कर सकते हो कर लो, अगले साल लूज हो जाएगा। तो फिर जल्दबाजी में वो कुछ भी परचेज कर लेते हैं ताकि सरकार के पास पैसा वापस ना जाए, मुश्किल से तो मिला है, तो वो गलत ढंग से इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर है वैल्यू ऑफ डेथ। वैल्यू ऑफ डेथ मतलब जैसे देखो लैब में कोई रिसर्च हुई, अब उसके बेस पे मार्केट में प्रोडक्ट आना चाहिए ना, लेकिन देखो ज्यादातर लैब में जो रिसर्च होती है ना वो काम ही नहीं आती, उसके बेसिस पे कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। यानी लैब
से लेके मार्केट के बीच में जो ये गैप है ना, ये है वैल्यू ऑफ डेथ। सारे आइडियाज यहीं पे मर जाते हैं, रिसर्च यहीं पे मर जाती है। समझ गए? और ये क्यों है गैप, वैल्यू ऑफ डेथ क्यों है? क्योंकि देखो हमारे देश में ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसर या तो है ही नहीं, हैं तो उतने कैपेबल नहीं है। ये ऑफिसर होने चाहिए जो लैब की रिसर्च का यूज करें मार्केट में उसके बेस पे कोई प्रोडक्ट लाने के लिए, लेकिन इनकी कमी है और जो है वो भी अच्छे नहीं है। पेटेंट के कॉमर्शलाइजेशन पे ध्यान देना है। पेटेंट जो फाइल होते हैं ना इंडिया से, उनके बेसिस पे कितने प्रोडक्ट आते हैं? बहुत कम। पेटेंट अच्छी चीज है लेकिन उसके बेसिस पे प्रोडक्ट तो आने चाहिए ना। अभी तक हमारे देश में ना रिसर्च पेपर पे ज्यादा फोकस रहा है, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट पे कम फोकस रहा है। इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन ही नहीं है। एकेडमिया अलग चीज पे रिसर्च कर रहा है, इंडस्ट्री वालों को अलग चीज पे रिसर्च चाहिए, तो दोनों के बीच में कोई कोलैबोरेशन ही नहीं है। इंडस्ट्री वाले और एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन हो तो इंडस्ट्री वाले बोले ना एकेडमिया को कि भाई आप यूनिवर्सिटी में इस चीज पे रिसर्च करो, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन कोलैबोरेशन ही नहीं है। समझ गए? अब देखो पिछले 20 सालों तक ध्यान नहीं दिया R&D पे, इसकी वजह से अच्छा टैलेंट देश छोड़ के चला गया, जैसे सुंदर पिचाई। इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस में काफी पीछे जा रहा है। AI, सेमीकंडक्टर, एडवांस मटेरियल, इंडिया काफी पीछे है। इनोवेशन हमारे देश में हुई नहीं ज्यादा, इसलिए हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, भारी मात्रा में डिफेंस और हेल्थ केयर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तो भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। नीति आयोग ने एक अप्रोच बताई है, रोप। रोप मतलब रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स एंड प्रमोटिंग इनेबलर्स। इसके अलावा नीति आयोग ईज ऑफ डूइंग R&D रिपोर्ट भी निकाली है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो नीति आयोग कहता है ऑब्स्टेकल्स रिमूव करो, रेड टेपिज्म दूर करो, ग्रांट मिलने में डिले नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं चलनी चाहिए, यूज इट और लूज इट, मतलब 1 साल में यूज करो नहीं तो लैप्स हो जाएगी ग्रांट, वो अप्रोच बंद करो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसर बढ़िया करो, बैंकिंग प्रोसेस सिंप्लीफाई करो। मतलब जो जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की उन सबका समाधान बता दिया जाता है। ये जो 0.7% खर्च किया जाता है इसे बढ़ा के 2% करो, और ग्रांट लेने के लिए सिंगल विंडो अप्रूवल होना चाहिए। एक बॉडी भी प्रपोज्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये बॉडी क्या करेगी? ये लॉन्ग टर्म की जो नेशनल साइंस पॉलिसी है ना, उसके बारे में प्लान करेगी कि लंबे टर्म में हमारी साइंस की किन चीजों पे प्रायोरिटीज होनी चाहिए, उसके लिए ये बॉडी होगी। और ईज ऑफ डूइंग R&D, ये तो बढ़िया है, इससे पता लग जाएगा कौन सा राज्य बढ़िया कर रहा है, राज्यों के बीच में आपस में कंपटीशन होगा। फिर वो वाली बात है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो फैकल्टीज की पोस्ट खाली पड़ी हैं उन्हें फिल करो, स्टेट लेवल की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स है उन्हें मजबूत करो, ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन सेल बनाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, ये अच्छी चीज है। देखो हमारे देश में ना अलग अलग कॉलेजेस में ना बच्चों को रिसर्च पेपर यूज करने होते हैं, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। सरकार ने क्या किया, कहती है कि हम एक ही सब्सक्रिप्शन लेंगे और वो सारी यूनिवर्सिटीज यूज कर सकती हैं, तो इससे हर यूनिवर्सिटी के बच्चों को फायदा मिलेगा, रिसर्च पेपर्स वो यूज कर सकेंगे। और प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है ना, CSR का पैसा है, वो सब यूज होना चाहिए R&D के लिए। ये कुछ सरकार के इनिशिएटिव्स हैं R&D के लिए, अटल इनोवेशन मिशन, इंस्पायर प्रोग्राम, देख लीजिए एक बार सारे। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मेंस 2015 में पूछा था, 16 में। समझ गए? ट्रेंड आपको पता लग गया। और ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको आज अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।